अन्नी देवानी मर्डर मिस्ट्री। अरबपति घर की लड़की हनीमून मनाने जाती है मगर लाश बनकर लौटती है। आपने मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस वाली कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन जिस घटना की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसके सामने हर फिल्मी कहानी छोटी लगने लगती है। जितना सस्पेंस इस मर्डर केस में है उतना किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं होता। यह पूरा मामला अरबपति घराने का था, फिर भी कई सवाल अनसुलझे रह गए। हम बात कर रहे हैं 2010 में दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले अन्नी देवानी मर्डर केस की। आखिर अन्नी देवानी मर्डर मिस्ट्री क्या है? इस कहानी में कत्ल किसका होता है? कत्ल करने वाला कौन होता है? कत्ल क्यों होता है? क्यों कातिल को सजा होती है? और एक ड्रीम हनीमून ट्रिप कैसे सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री में बदल जाता है? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। शायद आपने भी अब तक इतने परफेक्ट प्लानिंग के साथ मर्डर की कोई दूसरी दास्तान नहीं सुनी होगी। दोस्तों, वैसे तो इस कहानी में एक के बाद एक कई किरदार आते जाते हैं, मगर जो दो सबसे अहम किरदार हैं वो हैं 28 साल की अन्नी देवानी और 32 साल के श्रीयन देवानी। अन्नी देवानी का पूरा नाम अन्नी नीना हिंदोचा था। शादी के बाद ये दीवानी परिवार की बहू बनने की वजह से ये हिंदोचा से दीवानी बन जाती हैं। इनका जन्म 12 मार्च 1982 को स्वीडन में हुआ था। अन्नी के पिता का नाम विनोद हिंदोचा था। विनोद हिंदोचा भारतीय मूल के स्वीडिश नागरिक हैं जो स्वीडन के अरबपति बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। विनोद हिंदोचा पहले युगांडा में रहा करते थे, मगर 1970 के दशक में जब युगांडा सरकार ने पॉलिसी बदली और एशियाई लोगों को वहां से मारकर भगाना शुरू कर दिया तो विनोद हिंदोचा सब कुछ छोड़कर युगांडा से स्वीडन आ गए। अन्नी स्वीडन में ही पली बढ़ी और यहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने इनोवेटिव इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और बाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी थी। इस कहानी के दूसरे मुख्य किरदार हैं श्रीयन देवानी। श्रीयन देवानी के पिता का भी संबंध भारत से है, मगर वो भी भारत को छोड़कर ब्रिटेन में बस गए। ब्रिटेन में इन्होंने अपना बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया और अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। जब श्रीयन जवान हुए तो उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया और काफी तरक्की की। काम के सिलसिले में अन्नी देवानी का ब्रिटेन आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में पहली बार एक कॉमन फ्रेंड के जरिए लंदन में श्रीयन देवानी से अन्नी देवानी की मुलाकात होती है। कुछ समय तक दोनों दोस्त बनकर रहते हैं और फिर धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद अन्नी देवानी ने अपने इस रिश्ते के बारे में अपने पिता विनोद हिंदोचा को बताया और इधर श्रीयन देवानी ने भी अपने पिता से इस रिश्ते के बारे में बात की। आपसी मेलजोल के बाद दोनों ही परिवार इस शादी के लिए राजी हो गए। शादी की बात फाइनल होने के बाद अन्नी 2010 में स्वीडन छोड़कर यूके में शिफ्ट हो गईं और फिर इन दोनों के परिवार वालों की सहमति से मई में एंगेजमेंट भी कर ली। एंगेजमेंट के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक अन्नी और श्रीयन के बीच रिश्ते बिगड़ गए और बात शादी कैंसिल होने तक आ गई। लेकिन फिर किसी तरह रिश्ता टूटते टूटते बचा और बात शादी तक पहुंच गई। इन लोगों के पास बेतहाशा पैसा था, इसलिए दोनों परिवार ने मिलकर इस शादी को आलीशान बनाने का फैसला किया और पूरा परिवार शादी के लिए मुंबई में आ गया। और फिर मुंबई के मशहूर लेक पवई में इन्होंने 29 अक्टूबर 2010 को शादी कर ली। शादी के बाद सभी ब्रिटेन वापस चले गए और वहां से अन्नी और श्रीयन ने हनीमून पर जाने का प्लान बनाया। बिजनेस के सिलसिले में श्रीयन देवानी अक्सर साउथ अफ्रीका जाया करते थे। उन्हें साउथ अफ्रीका काफी पसंद भी था, इसलिए उन्होंने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका चुनने के पीछे की एक कहानी यह भी बताई जाती है कि साउथ अफ्रीका को शॉर्ट में SA लिखा जाता है और श्रीयन के नाम का पहला लेटर S तथा अन्नी के नाम का पहला लेटर A था। ये मिलकर होते हैं SA, इसलिए इन दोनों ने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका को चुना। प्लान के मुताबिक 7 नवंबर 2010 को अन्नी देवानी और श्रीयन देवानी साउथ अफ्रीका के केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वहां से फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर दक्षिण अफ्रीका के मशहूर क्रूगर नेशनल पार्क चले जाते हैं। दोनों अगले 4 दिन तक क्रूगर नेशनल पार्क के अंदर ही एक होटल में रुकते हैं। इसके बाद 12 नवंबर 2010 को ये कपल एक बार फिर से वापस केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। यहां इनकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो से होती है।
श्रियन देवानी जोला टोंगो की ही टैक्सी बुक करते हैं और उस टैक्सी से ये शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल केप ग्रेस होटल में चले जाते हैं। 12 नवंबर की रात ये दोनों उसी होटल में बिताते हैं और 13 नवंबर का पूरा दिन भी वो दोनों उसी होटल में बिताते हैं। साथ ही आगे घूमने का कुछ प्लान भी तैयार करते हैं। प्लान तैयार हो जाने के बाद श्रियन एक बार फिर से उसी टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को फोन करते हैं और उसे होटल में बुलाते हैं ताकि वो इन दोनों को घुमा सके। जब जोला टोंगो अपनी टैक्सी लेकर केप ग्रेस होटल पहुंचता है तो श्रियन देवानी ड्राइवर से कहता है कि यहां की मशहूर सुशी डिश आसपास सबसे अच्छी कहां मिलती है। तो इस पर जोला टोंगो उन्हें वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर मौजूद सर्फ साइड रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। ये दोनों सर्फ साइड रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए टोंगो की फोक्सवैगन शरण टैक्सी से केप ग्रेस होटल से रात के 8 बजे निकल जाते हैं। रात के 9:33 पर टैक्सी ड्राइवर उन्हें गुगुलेतू नाम की जगह पर मौजूद सर्फ साइड रेस्टोरेंट में पहुंचा देता है। यहां ये दोनों डिनर करने के बाद रात के 10:24 पर उस रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। यहां से फिर उन्हें टैक्सी ड्राइवर उसी टैक्सी में बैठाकर केप ग्रेस होटल की तरफ चल निकलता है। टैक्सी चलती हुई गुगुलेतू गांव के करीब पहुंचती है और यहां से होटल की तरफ जाने के लिए एक तीखे मोड़ पर ड्राइवर टैक्सी को धीरे करता है। अभी टैक्सी मुड़कर मुख्य सड़क पर आ पाती उससे पहले ही अचानक से एक व्यक्ति ठीक गाड़ी के सामने आता है और जोर से सामने वाले शीशे पर अपने हाथ से मारता है। ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक और आदमी सामने आ जाता है। जब ये लोग बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों के हाथों में बंदूक है। बंदूक की नोक पर एक आदमी टैक्सी के ड्राइवर को ड्राइविंग सीट से हटाकर गाड़ी के बाहर फेंक देता है और ड्राइविंग सीट खुद संभाल लेता है, जबकि उसका साथी तेजी से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है और श्रियन देवानी तथा अन्नी देवानी के बीच में बैठ जाता है और इन दोनों पर बंदूक तान देता है। इधर ड्राइविंग सीट पर बैठा हमलावर कार को आगे बढ़ा देता है। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा अपराधी श्रियन से उसका पर्स, स्टाइलिश घड़ी, मोबाइल सब कुछ छीन लेता है और लगभग 20 मिनट बाद एक जगह गाड़ी धीमा करता है और श्रियन को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। अब गाड़ी में अकेली अन्नी देवानी बचती है। इधर जैसे ही टैक्सी ड्राइवर से उसकी गाड़ी छिनती है वो सीधे गुगुलेतू पुलिस स्टेशन जाता है और घटना की जानकारी देता है। इधर 20 मिनट बाद जब अपराधी श्रियन देवानी को भी गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं तो वो भी मदद के लिए आसपास भटकने लगते हैं और आखिरकार एक व्यक्ति पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी देता है। घटना के बाद रात के 12:48 पर श्रियन देवानी होटल केप ग्रेस वापस पहुंच जाता है। उधर रात के 1:17 पर ड्राइवर जोला टोंगो को भी पुलिस लेकर उसी होटल केप ग्रेस में पहुंचती है और उसका बयान दर्ज करवाती है। श्रियन देवानी का भी बयान दर्ज किया जाता है। दोनों के बयान अलग अलग दर्ज करवाए जाते हैं, फिर भी दोनों के बयान बिल्कुल एक जैसे मिल जाते हैं। ड्राइवर का बयान दर्ज करने के बाद उसे आजाद छोड़ दिया जाता है। शुरुआती जांच पड़ताल में ही पता चल चुका था कि श्रियन देवानी एक अरबपति बिजनेसमैन है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी अन्नी देवानी, जो अब भी अपराधियों के कब्जे में थी, वो भी एक अरबपति परिवार से आती हैं। ऐसे में मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल होने की वजह से साउथ अफ्रीका पुलिस तुरंत कई स्पेशल टीम बनाती है और अन्नी देवानी की खोज में लग जाती है। इधर पुलिस द्वारा स्वीडन में मौजूद अन्नी देवानी के पिता विनोद हिंदोचा को भी बेटी के गायब होने की खबर दे दी जाती है और वो रात में ही साउथ अफ्रीका आने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। घटना 13 नवंबर 2010 को रात के लगभग 11 बजे के आसपास हुई थी और अब तारीख बदलकर 14 नवंबर 2010 हो चुकी थी। पुलिस अन्नी देवानी की खोज में लगी हुई थी कि पुलिस की एक टीम को लूटपाट वाली जगह से कुछ दूरी पर फोक्सवैगन शरण टैक्सी खड़ी होने की जानकारी मिलती है। पुलिस तुरंत वहां पर जाती है और उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेती है। गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो गाड़ी के पिछले हिस्से में सीट के नीचे अन्नी देवानी की लाश पड़ी होती है। पुलिस तुरंत लाश को कब्जे में ले लेती है। साथ ही फॉरेंसिक टीम बुलाकर सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और गाड़ी को भी जांच के लिए भेज दिया जाता है। अन्नी की लाश मिलने की खबर अन्नी के पति श्रियन देवानी तथा अन्नी के पिता विनोद हिंदोचा को भी दे दी जाती है, जो अब भी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे।
पुलिस को अन्नी के शरीर पर 3 जगह गोली लगने के निशान दिखाई देते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद अन्नी के लाश को पोस्टमार्टम के लिए एक अस्पताल भेज दिया जाता है। इधर रात के 11 बजे अन्नी देवानी के पिता विनोद हिंदोचा भी साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। अन्नी की लाश देखने के बाद खुलासा होता है कि उसके पास मौजूद व्हाइट गोल्ड और डायमंड की ब्रेसलेट गायब है, उसकी स्पेशल एडिशन की वॉच गायब है तथा उसके पास जो ब्लैकबेरी का फोन था वो भी गायब है। कुल मिलाकर अन्नी के पास से जितनी भी चीजें गायब हुई थीं, उन सभी की कीमत 5 लाख से ऊपर थी। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें शरीर पर सिर्फ एक गोली लगने के सबूत मिलते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान किसी भी तरह के यौन हिंसा या फिर बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। इस तरह मामला साफ था कि यह अपहरण सिर्फ लूट की नीयत से किया गया था। लेकिन सवाल था कि जब लूट के लिए अपहरण किया गया तो फिर अन्नी की हत्या क्यों की गई? पुलिस इसका जवाब ढूंढने में लग गई। अब तारीख हो चुकी थी 15 नवंबर 2010। गाड़ी और लाश मिलने के बाद पुलिस पर भारी दबाव आ जाता है कि जल्द से जल्द अन्नी देवानी के कातिलों का पता लगाएं। इस सिलसिले में पुलिस लगातार छापेमारी करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इसी बीच पुलिस को ध्यान आता है कि गाड़ी के ड्राइवर ने अपने बयान में कहा था कि सबसे पहले गाड़ी के अगले शीशे पर एक अपराधी ने अपने पंजे से हमला किया था। इसलिए पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम के पास पहुंचती है और अगले शीशे से फिंगरप्रिंट निकालने की कोशिश की जाती है। किस्मत से पुलिस को वो फिंगरप्रिंट मिल जाता है। उस फिंगरप्रिंट को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है तथा पुलिस रिकॉर्ड से उस फिंगरप्रिंट की मैचिंग की जाती है। थोड़ी कोशिशों के बाद वो फिंगरप्रिंट पुलिस रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज ओलिले एनगेनी नाम के व्यक्ति से मिल जाती है। ओलिले एनगेनी एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो पहले भी छीन चोर और लूटपाट की कुछ घटनाओं की वजह से जेल जा चुका था, लेकिन इसने कभी भी किसी की हत्या नहीं की थी। पुलिस अब तुरंत ओलिले एनगेनी को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन 15 तारीख को इसका कोई पता नहीं चल पाता है। लेकिन पुलिस हार नहीं मानती है और अपनी कई टीम सिर्फ ओलिले को ढूंढने में लगा देती है। इस तरह 16 नवंबर 2010 की रात को खलीचा नाम के एक गांव से ओलिले एनगेनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो ओलिले कहता है कि उसने इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर आती है तो वो मान लेता है कि उसने अपहरण जरूर किया है और लूटपाट में भी उसका हाथ है, लेकिन उसने अन्नी देवानी पर गोली नहीं चलाई, बल्कि शिवामा डोडा क्वावे नाम के तीसरे व्यक्ति ने बैग छीनने के दौरान अन्नी देवानी पर गोली चला दी थी, जिससे अन्नी की मौत हो गई। अब पुलिस शिवामा डोडा क्वावे को खोजने में लग जाती है। उधर पुलिस जब क्वावे को ढूंढने में लग जाती है, इधर सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अन्नी देवानी के पिता को अन्नी की लाश सौंप दी जाती है। 17 नवंबर 2010 की रात अन्नी देवानी की लाश को ब्रिटिश एयरवेज के चार्टर्ड फ्लाइट से लेकर श्रियन देवानी और विनोद हिंदोचा ब्रिटेन चले जाते हैं। जो अन्नी नई नवेली दुल्हन के रूप में महज कुछ दिन पहले हनीमून मनाने दक्षिण अफ्रीका गई थी, अब वहां से वो एक ताबूत में बंद होकर एक लाश के रूप में ब्रिटेन वापस आ गई थी। यहां धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अन्नी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर दक्षिण अफ्रीका में पुलिस अब भी पूरी जान से क्वावे नाम के अपराधी को ढूंढने में लगी हुई थी। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस को एक मुखबिर द्वारा क्वावे के लोकेशन की जानकारी मिलती है। बिना समय गवाए 17 नवंबर 2010 की रात 1 बजे एक पुलिस टीम बताई गई लोकेशन पर धावा बोलती है और शिवामा डोडा क्वावे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुरुआती पूछताछ में क्वावे भी हर तरह के आरोप से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस बताती है कि ओलिले एनगेनी ने कहा है कि अन्नी देवानी पर गोली तुमने चलाई थी, तो इस पर क्वावे बताता है कि मैं अपहरण और लूटपाट में शामिल जरूर था, लेकिन गोली मैंने नहीं बल्कि ओलिले एनगेनी ने ही चलाई थी। जब पुलिस क्वावे से पूछती है कि यह सब तुमने क्यों किया, तो यहां पर क्वावे मोंडे बोलोम्बो नाम के एक शख्स का जिक्र करता है और कहता है कि इसी ने मुझे किसी से मिलवाया था और उसने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। पुलिस कड़ियों को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी, आगे बढ़ते इन्वेस्टिगेशन के साथ ये उतनी ही उलझती जा रही थी। अब पुलिस मोंडे बोलोम्बो नाम के एक शख्स को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस अपने रिकॉर्ड में इस शख्स के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है।
थोड़ी तहकीकात के बाद पुलिस को पता चलता है कि मोंडे बोलोम्बो पास के ही कोलोजियम होटल में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करता है। मोंडे बोलोम्बो के बारे में सभी जानकारी जुटा लेने के बाद 18 नवंबर 2010 की सुबह पुलिस उसी होटल में जाती है और मोंडे बोलोम्बो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस ये समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिर मोंडे बोलोम्बो की भूमिका इस हत्याकांड में क्या है। इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने शिवामा डोडा क्वाबे को किससे मिलवाया था, तो बोलोम्बो जिसका नाम लेता है उसके बारे में जानकर पुलिस को झटका सा लगता है। अब पुलिस ये समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिर मोंडे बोलोम्बो की भूमिका इस हत्याकांड में क्या है। इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने शिवामा डोडा क्वाबे को किससे मिलवाया था, तो बोलोम्बो जिसका नाम लेता है उसके बारे में जानकर पुलिस को झटका सा लगता है। दरअसल बोलोम्बो बताता है कि कुछ दिनों पहले मैं अपने होटल में रिसेप्शन पर बैठकर काम कर रहा था कि वहां पर टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो आता है। इससे मेरी थोड़ी बहुत पुरानी जान पहचान थी, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं था। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद जोला टोंगो ने मुझसे कहा था कि मुझे अर्जेंटली एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो एक महिला की हत्या कर सके, लेकिन यह हत्या प्लान्ड मर्डर नहीं बल्कि अचानक से हुई घटना लगनी चाहिए। इसी के बाद मैंने जोला टोंगो और शिवामा डोडा क्वाबे की मुलाकात करवाई थी। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया और इनमें क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस 12 तारीख से ही अन्नी और श्रियन के साथ रहने वाले जोला टोंगो की तलाश में लग जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जोला टोंगो का कहीं पता नहीं चलता है। लेकिन 20 नवंबर 2010 को जोला टोंगो एक वकील के साथ पास के एक पुलिस स्टेशन जाता है और वहां सरेंडर कर देता है। अब पुलिस जोला टोंगो से पूछताछ शुरू कर देती है। शुरुआती पूछताछ में जोला टोंगो इस पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए इस अपहरण के एक विक्टिम के तौर पर खुद को पेश करता है। लेकिन जब पुलिस अब तक गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों के बारे में इसे बताती है तो ये टूट जाता है और पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जोला टोंगो बताता है कि जब मैं 12 नवंबर 2010 को एयरपोर्ट से अन्नी देवानी और श्रियन देवानी को 5:13 पर केप ग्रेस होटल तक ड्रॉप करने गया, तो जब मैं उनको वहां छोड़कर वापस आने वाला था, तभी श्रियन देवानी मेरे पास आता है और कहता है कि मैं होटल के अंदर से बस 2 मिनट में आता हूं, तुम यहां पर थोड़ी देर इंतजार करो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है। थोड़ी देर बाद श्रियन होटल के अंदर से आता है और टैक्सी ड्राइवर से थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उससे कहता है कि मुझे मेरी पत्नी अन्नी देवानी की हत्या करवानी है, लेकिन यह हत्या इस तरीके से होनी चाहिए कि यह पूरी घटना प्लान के साथ की गई हत्या की बजाय अचानक से हुई घटना लगनी चाहिए और पूरे मामले में मेरा कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए। इस काम के बदले में मैं तुम्हें 15,000 रेंट दूंगा। रेंट साउथ अफ्रीका की करेंसी है। 15,000 रेंट की कीमत भारतीय रुपए में लगभग 75 से 80,000 रुपए होती है। श्रियन जोला टोंगो को यह भी बताता है कि दरअसल वो गे है और वो किसी जर्मन गे लड़के को पसंद करता है, लेकिन परिवार वालों के दबाव की वजह से उसने अन्नी से शादी कर ली है और अब वो अन्नी से पीछा छुड़ाना चाहता है। सभी बातें सुनने के बाद जोला टोंगो श्रियन देवानी से कहता है कि मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो शायद हमारे लिए किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजाम कर सकता है। इसी के बाद जोला टोंगो शाम के 5:42 पर कोलोजियम होटल जाता है। वो यहां रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाले मोंडे बोलोम्बो से मिलता है और प्लान बताता है। इसी के बाद मोंडे बोलोम्बो क्वाबे से फोन पर बात करता है और प्लान के बारे में बताता है। जब बात बन जाती है तो क्वाबे फिर ओलिले एंगेनी को फोन करता है और इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे भी अपने साथ मिला लेता है। यह सब कुछ 12 नवंबर को होता है और फिर 13 नवंबर 2010 की सुबह श्रियन देवानी एक बार फिर से जोला टोंगो को फोन करता है और उसे कहता है कि इस प्लान के लिए मैं तुम्हें पेमेंट अफ्रीकन करेंसी में नहीं बल्कि डॉलर में करूंगा, लेकिन जोला टोंगो डॉलर में पेमेंट लेने से मना कर देता है। फिर श्रियन देवानी जोला टोंगो को होटल बुलाता है और फिर उसके साथ पास के ही एक ज्वेलरी शॉप में जाता है जहां वो $200 को साउथ अफ्रीकन करेंसी में कन्वर्ट करवाता है।
जब श्रियन देवानी डॉलर एक्सचेंज पर वापस होटल आ रहा होता है, इसी बीच वो जोला टोंगो से पूरे प्लान पर फिर से डिस्कशन करता है और टोंगो बताता है कि उसने इस काम को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति से बात कर ली है। इसी के बाद टैक्सी ड्राइवर श्रियन को कहता है कि डिनर के बहाने तुम इस शहर से बाहर चलो ताकि इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इसी के बाद 13 नवंबर की रात श्रियन देवानी अपनी पत्नी अन्नी दीवानी के साथ शहर के बाहर मौजूद सर्फ साइड रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाता है और वापसी में प्लान के मुताबिक एक सुनसान जगह पर पहले से तैयार किराए के गुंडे लूटपाट का नाटक करते हैं और फिर प्लान के मुताबिक बड़ी बेरहमी से अन्नी दीवानी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जोला टोंगो यह भी बताता है कि अन्नी दीवानी की हत्या करने के बाद वो एक बार फिर से 16 नवंबर को 1:37 पर होटल केप ग्रेस में श्रियन देवानी से पेमेंट के लिए मिलने भी आता है, क्योंकि श्रियन देवानी ने कहा था कि अगर काम ठीक से निपट गया तो मैं 5,000 रेंट तुम्हें अलग से दूंगा। दावे के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में भी दिखता है कि श्रियन देवानी एक लिफाफे के साथ टैक्सी ड्राइवर से मिल रहा है और कुछ देर बाद वो लिफाफा टैक्सी ड्राइवर के हाथ में होता है, जिसे लेकर टैक्सी ड्राइवर वहां से निकल जाता है। जोला टोंगो के इस दावे के बाद पुलिस हैरान रह जाती है और फिर इस दावे की सच्चाई जानने के लिए जोला टोंगो तथा श्रियन देवानी के कॉल डिटेल्स निकलवाती है। साथ ही केपटाउन एयरपोर्ट, केप ग्रेस होटल और सर्फ साइड रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है तो सब कुछ जोला टोंगो के बयान से बिल्कुल मैच हो जाता है। पूछताछ में टोंगो ने बताया था कि श्रियन देवानी ने अपने किसी जर्मन गे दोस्त का भी जिक्र उससे किया था और गे होने की वजह से ही वो अपनी पत्नी की हत्या करवाना चाह रहा था। ऐसे में पुलिस अब श्रियन देवानी के उस गे दोस्त का भी पता लगाने में जुट जाती है। पुलिस को लियोपोल्ड लेसर उर्फ द जर्मन मास्टर नाम के एक जर्मन का पता चलता है। ये उस समय दक्षिण अफ्रीका में ही था। पुलिस जब इससे संपर्क करती है तो ये भी श्रियन देवानी और अपने बीच के रिश्तों के बारे में पुलिस को बता देता है। साथ ही ये भी बताता है कि इन दोनों ने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए हैं और जब भी श्रियन देवानी दक्षिण अफ्रीका बिजनेस ट्रिप पर आता था तो वो दोनों मिलते थे। श्रियन देवानी पर जब पुलिस ने कुछ और जांच की तो पता चला कि पत्नी अन्नी देवानी की हत्या की अगली रात श्रियन ने एक गे डेटिंग वेबसाइट पर रात में काफी वक्त बिताया था और अगले दिन भी वो इस गे डेटिंग वेबसाइट पर एक्टिव था। अब पुलिस को हत्या की असली वजह और इस हत्या के पीछे मौजूद व्यक्ति की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के सामने समस्या ये थी कि अन्नी दीवानी की हत्या के 3 दिनों बाद ही श्रियन देवानी ब्रिटेन वापस लौट चुका था और अब उसे साउथ अफ्रीका लाना आसान नहीं था। फिर भी पुलिस साउथ अफ्रीका में ही श्रियन देवानी पर अपनी पत्नी अन्नी की हत्या करवाने का केस दर्ज कर देती है और कोर्ट में श्रियन देवानी को ब्रिटेन के साउथ अफ्रीका लाने की अपील दायर करती है। दक्षिण अफ्रीका में केस दायर होने के बाद मामले की पूरी जानकारी ब्रिटेन के कोर्ट को भी दी जाती है और अन्नी दीवानी की हत्या के जुर्म में 7 दिसंबर 2010 को सुबह के 10:30 श्रियन देवानी को ब्रिटेन पुलिस उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि कुछ समय बाद श्रियन देवानी को जेल से रिहाई भी मिल जाती है। अन्नी दीवानी की हत्या को 6 महीने हो जाते हैं तो 6 महीने बाद हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अन्नी दीवानी के अस्थि को स्वीडन के उस तालाब में पूरे रीति रिवाज के साथ विसर्जित कर दिया जाता है। इधर दक्षिण अफ्रीका के कोर्ट में टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो, शिवामाडोडा क्वाबे, ओलीले एनगेनी तथा मोंडे वोलोम्बो पर अन्नी दीवानी की हत्या का केस चलाया जाता है। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस द्वारा जोला टोंगो तथा शिवामाडोडा क्वाबे को सच्ची गवाही देने तथा सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया जाता है। इसके बदले उन्हें कम से कम सजा देने का ऑफर दिया जाता है। ये दोनों सरकारी गवाह बन जाते हैं। सुनवाई के बाद टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को दिसंबर 2010 में 18 साल के जेल की सजा सुनाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तब से ये टैक्सी ड्राइवर जेल में ही था, लेकिन हाल ही में 21 जून 2022 को टैक्सी ड्राइवर फिलहाल पे रोल पर जेल से बाहर आ गया है। अन्नी दीवानी के अपहरण में शामिल शिवामाडोडा क्वाबे को अगस्त 2012 में 25 साल की सजा सुनाई जाती है। ये भी अभी जेल में है। कोर्ट ट्रायल में यह साबित हो जाता है कि अन्नी दीवानी पर गोली ओलीले एनगेनी ने ही चलाई थी, इसलिए इसे नवंबर 2012 में उम्र कैद की सजा मिल जाती है और यह भी
जेल में ही है। इस पूरे मामले में टैक्सी ड्राइवर तथा कॉन्ट्रैक्ट किलर को आपस में मिलवाने वाले होटल रिसेप्शनिस्ट मोंडे बुलोम्बो को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि इस हत्याकांड में इसमें इन दोनों को मिलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया था और यह प्लान का हिस्सा भी नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद अन्नी दीवानी के सभी गुनहगारों को तो सजा मिल गई थी, मगर पुलिस की नजर में इन सब में जो असल गुनहगार था वो अब भी बचा हुआ था। इसलिए अब दक्षिण अफ्रीका पुलिस ब्रिटेन के कोर्ट में अपील दायर करती है और श्रियन को प्रत्यर्पण के जरिए ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका ले जाने की इजाजत मांगती है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब दक्षिण अफ्रीकी पुलिस द्वारा सारे सबूत, गुनाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज ब्रिटेन के कोर्ट में पेश किए जाते हैं, तो आखिरकार 4 साल बाद मार्च 2014 में श्रियन दीवानी को ब्रिटेन कोर्ट द्वारा दक्षिण अफ्रीका ले जाने की इजाजत मिल जाती है। यह साउथ अफ्रीका पुलिस के लिए बहुत बड़ी जीत थी। कोर्ट की इजाजत के बाद 7 अप्रैल 2014 को श्रियन दीवानी साउथ अफ्रीका आता है और उसे साउथ अफ्रीका आते ही एयरपोर्ट पर ही अपने पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद 6 अक्टूबर 2014 को श्रियन दीवानी को कोर्ट में पेश किया जाता है। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मोटिव श्रियन दीवानी के गे होने को बनाया था। पुलिस कोर्ट में श्रियन दीवानी के गे पार्टनर को भी बतौर गवाह पेश करती है, लेकिन पहली सुनवाई में श्रियन दीवानी खुद ही ये कबूल कर लेता है कि वो एक बाइसेक्सुअल है, यानी उसे मर्दों के साथ भी रिश्ते बनाना पसंद है और महिलाओं के साथ भी। इस तरह एक ही झटके में दक्षिण अफ्रीकी पुलिस का केस काफी कमजोर हो जाता है। सरकारी वकील इस मामले में फिर हत्या के किसी दूसरे मोटिव को तलाश नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा गवाहों को छोड़ दें तो श्रियन दीवानी के खिलाफ किसी तरह का भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता है। श्रियन दीवानी के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर की भी गवाही दिलवाई जाती है। इस पर श्रियन दीवानी कहता है कि टैक्सी ड्राइवर को उसने वो लिफाफा अपनी पत्नी अन्नी दीवानी के लिए सरप्राइज हेलीकॉप्टर राइड बुक करने के लिए दिया था। इस तरह पुलिस का ये एंगल भी कोर्ट में खारिज हो जाता है। इस पूरे मामले में जोला टोंगो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी कहानी बताता है और श्रियन दीवानी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देता है, लेकिन कोर्ट द्वारा जोला टोंगो की गवाही को यह कहते हुए खारिज कर दिया जाता है कि इसके बयान में काफी झूठ है। सब कुछ एक झटके में दक्षिण अफ्रीकी पुलिस के हाथ से निकल जाता है। सरकारी वकील अन्नी दीवानी के कत्ल और श्रियन दीवानी के बीच कोई सीधा रिश्ता कोर्ट में साबित नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोर्ट द्वारा श्रियन दीवानी को अपनी पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद श्रियन दीवानी दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन वापस आ जाता है। ब्रिटेन वापसी पर अन्नी दीवानी के माता पिता श्रियन दीवानी पर फिर से यहां केस चलाने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन ब्रिटेन कोर्ट द्वारा यह कहते हुए इनकार कर दिया जाता है कि साउथ अफ्रीका पुलिस ने ऑलरेडी सभी मामलों की जांच कर ली है और उन सभी में श्रियन दीवानी को बेगुनाह पाया गया है, इसलिए ब्रिटेन में इस पर केस चलाने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह गवाह और कुछ सबूत होने के बावजूद श्रियन दीवानी अपनी पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या के जुर्म से बाइज्जत बरी होकर आज चैन की जिंदगी गुजार रहा है। दक्षिण अफ्रीकी कोर्ट द्वारा श्रियन दीवानी को बाइज्जत बरी करने के फैसले की काफी आलोचना हुई थी। इस मामले की सुनवाई जज ट्रेवर्सो कर रही थी। इन पर कुछ आला अधिकारियों ने पैसे लेकर श्रियन दीवानी के फेवर में फैसला देने का आरोप लगाया। इस पर जांच कमेटी बैठाई गई, लेकिन कुछ महीने बाद जज ट्रेवर्सो पर से घूस लेने के आरोप को खारिज कर दिया। वैसे यह भी कहा जाता है कि श्रियन दीवानी अक्सर दक्षिण अफ्रीका जाया करता था और उसकी वहां अच्छी खासी जान पहचान थी, इसलिए काफी हद तक संभव है कि उसने जज को घूस देकर फैसला बदलवा लिया था और जांच में जज को इसलिए बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि अगर उसे गुनहगार साबित किया जाता तो इससे दक्षिण अफ्रीका की पूरी दुनिया में नाक कट जाती। इसलिए शायद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसाफ का गला घोट दिया। दोस्तों, आपकी नजर में श्रियन दीवानी का हाथ अपनी पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या में था या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दूसरी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में जुर्म की दुनिया से जुड़ी एक और दिल दहला देने वाली दास्तान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।